हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी विंग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इन सभी टॉपिक को आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके सीटेट पेपर 2 सुपर टेट बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, साथ में यूपी टेट का जो पेपर 2 है, एच टेट का पेपर 2 है, जिसमें साइंस पूछा जाता है। तो ये जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप इन सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। जो विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसका जो फ्लो होता है उसे विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। आगे इसे हम लोग जानेंगे डिटेल में कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्यों फ्लो होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दिया गया है। विद्युत धारा की दिशा परंपरागत रूप से वह दिशा होती है जिसमें धनात्मक आवेश गति करेगा। तो जो धनात्मक आवेश है वो कैसे गति करेगा? तो जो धनात्मक आवेश है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है। पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का भी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। अब जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है उसका मूवमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। और जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जो है वो फ्लो करेगी। हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करती है। अब जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है और इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है। जो इसका सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का वो कैपिटल ए है। अब बात करें कि इसका नाम, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है इसका नाम एम्पियर कैसे पड़ा? तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एंद्रे मैरी। एंद्रे मैरी एम्पियर जो थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर पड़ा। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर पड़ा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर इसे रखा गया था। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट का नाम एम्पियर और इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। जो इसका सिंबल होता है वो कैपिटल ए होता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो विद्युत धारा की सतत एवं बंद पथ होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट तभी फ्लो करेगा जब वो सर्किट जो है, वो जो सर्किट है वो क्लोज्ड पाथ फॉर्म करेगा। क्लोज्ड पाथ फॉर्म करेगा मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक स्विच लगा होता है, वायर होता है, बैटरी होता है और कोई इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, कोई ऑपरेटर्स लगा होता है। तो यहाँ पर जो स्विच है जब उसे क्लोज कर दिया जाता है तो ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड हो जाता है जब स्विच को ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है। जब स्विच को हम लोग ऑफ कर देते हैं तब क्या होता है? जब स्विच को ऑफ करते हैं तो ये सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है और करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड नहीं हो पाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी नदी को पार करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक पुल चाहिए, एक ब्रिज चाहिए। और ये ब्रिज का काम कौन कर रहा है? तो ये जो स्विच है ये ब्रिज का काम करता है। तो जब स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट जो है वो क्लोज पाथ बन जाता है सर्किट में और इसे करंट फ्लो करने के लिए एक जो है पाथ प्रोवाइड हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या होता है? कंटीन्यूअस और क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। जब इसे क्लोज पाथ प्रोवाइड होगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस सर्किट में फ्लो करने लगेगा और ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसे किसे डिनोट किया जाता है? तो कैपिटल आई जो लेटर होता है, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को।
अगर बात करें इसके मात्रक की, इसके यूनिट की, जो करंट है इसका जो यूनिट होता है वो एम्पीयर होता है। लेकिन जो इसे डिनोट करते हैं उसे आई से डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को आई से, लेकिन एम्पीयर जो है इसका मात्रक है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे? किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई बराबर जो है, अगर 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पीयर लिखेंगे, ठीक है? आई बराबर 2 एम्पीयर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जा रहा है, लेकिन जो इसका मात्रक है, इसे किस में मेजर कर रहे हैं? तो एम्पीयर में मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो करंट आई है वो 2 एम्पीयर जो है किसी भी सर्किट में फ्लो कर रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। किसी विशेष इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो आवेश की मात्रा होती है उसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहा जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहा जाता है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओम्स लॉ जो है वो क्या है? तो ओम्स लॉ जो है एक फॉर्मूला है जिसे ओम्स ने दिया था, और इसे क्या किया जाता है? तो ओम्स लॉ के थ्रू किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे ज्ञात किया जाता है। अगर किसी भी सर्किट में आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसे ओम्स लॉ के थ्रू ही फाइंड आउट किया जाता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला देख लेते हैं। जो ओम्स लॉ है ये 3 वेरिएबल पर डिपेंड करता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। इसमें तीनों जो है इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, और इसके 3 फॉर्मूले हैं। V इक्वल टू आई आर, आई बराबर V अपॉन आर, आर बराबर V अपॉन आई। ठीक है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं आई और आर का, वो इसी मेन फॉर्मूले से आया है, V इक्वल टू आई आर से। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, V इक्वल टू आई आर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से करंट और रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यही ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी सर्किट में कैसे फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अभी जैसे कि मैंने आगे बताया है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा कैसे फ्लो करता है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कैसे फ्लो करेगा? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन ए सर्किट विच इज फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। यहाँ पर इस इमेज से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर दिया गया एक बैटरी, ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसे ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव पाथ से होकर के, नेगेटिव टर्मिनल से होकर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है? तो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक और इमेज मैंने लगाया यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए। तो यहाँ पर एक बैटरी लगा है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से होकर के जा रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। लेकिन जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इज द अमाउंट ऑफ अनबैलेंस इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अनबैलेंस इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, ठीक है? कूलम्ब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट।
इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स का होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर दोनों मैंने दिखाया इमेज में। ये है पॉजिटिव चार्ज फोटॉन्स और ये है इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके कौन-कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? तो इसके 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। इसे हम इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इनकी 2 प्रॉपर्टी भी होती है। एक प्रॉपर्टी ये है कि जो सेम चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं? तो जो सेम चार्ज होते हैं, वो एक-दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए जो करंट की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो फोटॉन्स है उस पे चार्ज कौन-सा है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव का और फोटॉन्स पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव का होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चार्ज है उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो चार्ज की 2 प्रॉपर्टी होती है, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक-दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पर इमेज से देख सकते हैं कि जो चार्ज पॉजिटिव है वो एक-दूसरे को रिपेल कर रहा है और नेगेटिव जो दोनों चार्ज हैं वो एक-दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जो इसका दूसरा नियम है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला है और नेगेटिव वाला देखिए इसका डायरेक्शन ये एक-दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट की। यहाँ पर है एमीटर। एमीटर का यूज़ क्या होता है? तो एमीटर जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका इमेज भी मैंने आपको लगा दिया है, जिससे आप एमीटर को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है कि किसी भी सर्किट में किसी 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसे मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ग्लैम्नोमीटर की। तो ग्लैम्नोमीटर जो है वो क्या करता है? तो जो ग्लैम्नोमीटर है वो किसी भी सर्किट में विद्युत धारा के मान को पता करने के लिए विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है, विद्युत धारा कितनी बह रही है, उसे मेज़र करने के लिए ग्लैम्नोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं रजिस्टर की। तो जो रजिस्टर होता है वो क्या है? तो रजिस्टर जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है? कंपोनेंट 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है पैसिव कंपोनेंट। अब जान लेते हैं एक्टिव कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं। तो जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे एम्प्लीफाई कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये एक्टिव कंपोनेंट। लेकिन जो पैसिव कंपोनेंट है, वो क्या करते हैं एम्प्लीफिकेशन और रेक्टिफिकेशन का वर्क नहीं करते, ठीक है? एम्प्लीफिकेशन और रेक्टिफिकेशन का वर्क नहीं करते हैं ये पैसिव डिवाइस। और एक्टिव डिवाइस कौन-कौन से होते हैं? तो जो एक्टिव डिवाइस हैं वो डायोड और ट्रांजिस्टर और भी कई सारे एक्टिव डिवाइस हैं, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो डायोड और ट्रांजिस्टर के बारे में एक्टिव डिवाइस का एग्ज़ाम्पल दे सकता है। अब बात करें पैसिव डिवाइस कौन-कौन से होते हैं। जो पैसिव डिवाइस हैं, वो तो पहला हो गया रजिस्टर, दूसरा हो गया इंडक्टर और तीसरा कैपेसिटर। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पैसिव डिवाइस जो हैं वो कौन-कौन से हैं। तो जो रजिस्टर है वो 2 टर्मिनल वाला पैसिव डिवाइस होता है, ठीक है? किसी भी सर्किट में इसका यूज़ क्यों किया जाता है? तो रजिस्टर का यूज़ किया जाता है सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, लिमिट करने के लिए, ठीक है? जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, उसे अगर लिमिट करना है तो हमें रजिस्टर का यूज़ करते हैं और ये 2 टर्मिनल वाला पैसिव डिवाइस है। यहाँ पर मैंने इसका सिंबल भी लगा दिया, देखिए इसका 2 टर्मिनल है, एक इस साइड और एक इस साइड और ये जो है रजिस्टर का इमेज है। इससे आप रजिस्टर के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और रजिस्टर को सिंबल के थ्रू डिनोट किया जाता है। सिंबल मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एक प्रॉपर्टी होता है रजिस्टर का। किसी भी रजिस्टर का प्रॉपर्टी जो है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसके थ्रू वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है जाता है। अब बात करते हैं कि जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम होती है। ओम होती है, इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर ओमेगा से इसे डिनोट किया जाता है और ये ग्रीक अक्षर है ओमेगा। ओमेगा जो है ये ग्रीक अक्षर है जिसे रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है। और जो इसका नाम है वो जर्मन
साइंटिस्ट जो थे जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पर पड़ा है ओम का नाम। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। जो रेजिस्टेंस है, जो रजिस्टर है, वो कितने टाइप्स का होता है। तो रजिस्टर जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो एक जो होता है फिक्स्ड रजिस्टर होता है और दूसरा जो होता है वो वेरिएबल रजिस्टर होता है। फिक्स्ड रजिस्टर जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाने के बाद जो है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी सर्किट में हमें वेरिएबल करंट चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका जो वोल्ट है वो किसी भी सर्किट में 20 वोल्ट का एक बैटरी लगा है और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 5 है। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? तो 4 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर हमें इस वैल्यू को चेंज करना है, करंट की वैल्यू को चेंज करना है, तो 20 वोल्ट का अगर वोल्ट लगा है और हमें करंट की वैल्यू को चेंज करके 5 करना है, 5 एम्पीयर करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। अगर हमें करंट की वैल्यू को 4 करना है, ठीक है? करंट की वैल्यू को 4 एम्पीयर करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? 5 एम्पीयर करना पड़ेगा। मतलब कि करंट जो है वो रजिस्टर पर डिपेंड कर रहा है कि जो करंट की वैल्यू है तभी चेंज होगी जब रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए, तो वहाँ पर हमें वेरिएबल रजिस्टर लगाना पड़ता है, परिवर्तनीय प्रतिरोध लगाना पड़ता है। और ये है वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल, यहाँ पर एरो दिया गया है, ठीक है? और जो फिक्स्ड रजिस्टर था उसका सिंबल क्या था? तो ऐसे था। और ये कुछ वेरिएबल रजिस्टर की इमेज भी मैंने यहाँ पर लगाए हैं जिससे आप इसके बारे में अच्छे से समझ बना सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि फॉर्मूला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है आपको हर जगह देखने को मिलेगा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो। तो क्या होता है V इक्वल टू आई आर होता है, I बराबर V अपॉन R होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये ओम्स लॉ के बारे में। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल रजिस्टर देख लेते हैं। तो कई टाइप्स के वेरिएबल रजिस्टर होते हैं, पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, फोटो रजिस्टर, फेज सेंसिंग रजिस्टर और रियोस्टेट। तो अब हम लोग जानते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैंने इसका इमेज भी लगाया है जिसे आप समझ सकते हैं। तो अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक फोटो सेल्स है, इसे फोटो रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। जो लाइट का अमाउंट है इसे चेंज करके इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। और ये है थर्मिस्टर, इसमें टेम्परेचर जो है उसे चेंज करके इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज किया जाता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, फोटो रजिस्टर और टेम्परेचर रजिस्टर। अब बात करते हैं रियोस्टेट की। तो जो रियोस्टेट है वो एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। किसी भी सर्किट में अगर हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है, मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल करके हमें उस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को कंट्रोल करना है, तो रियोस्टेट का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में। तो जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है? रजिस्टर की प्रॉपर्टी होता है, उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। और जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी रेजिस्टेंस कितना है वो बताता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है और जो रेजिस्टिविटी है इसे रो से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर एक वायर दिया गया है, इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो R है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है और इसका जो लेंथ है वायर का वो L है। अब इसकी रेजिस्टिविटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो रो बराबर R A अपॉन L होता है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है R A अपॉन L पे। अगर R की वैल्यू और A की वैल्यू बढ़ाई जाएगी, ठीक है? R की वैल्यू और A की वैल्यू बढ़ाई जा रही है तो रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर वायर का लेंथ बढ़ा दिया गया, L को बढ़ाया जाता है, तो जो रेजिस्टिविटी है रो वो कम होगी, ठीक है? तो ये है इसके बीच रिलेशन, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, इसके बाद कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके जो हमें कवर करना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सभी टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो बाकी के टॉपिक्स हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक जो क्लास है आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, अच्छा लगा हो और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर